अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे द सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस। सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस जो है कब एप्लीकेबल हुआ और ये कौन कौन से एरियाज जो हैं उन पे एप्लीकेबल है। हम इसमें पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के टेनेंट होते हैं, लैंडलॉर्ड किसको कहा जाता है, और जो हमारा एक एग्रीमेंट होता है, लीज एग्रीमेंट या रेंट एग्रीमेंट, वो 12 मंथ्स की बजाय 11 मंथ्स का क्यों होता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सिंध रेंटेड प्रेमिसेस जो है ये एप्लीकेबल और पास्ड ऑन हुआ था 21 नवंबर 1979। इससे पहले हमारे पास था वेस्ट पाकिस्तान रेंट रिस्ट्रिक्शंस ऑर्डिनेंस 1959, जो कि पूरे पाकिस्तान पे एप्लीकेबल था। देन सब प्रोविंसेस ने जो है अपना अलग से एक सिंध रेंटेड रिस्ट्रिक्शंस ऑर्डिनेंस 1959 में बनाया, और उसको रिपील करने के बाद जो है हमारा द सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस 1979 में जो है पास्ड ऑन हुआ। अच्छा, इसका प्रियम्बल पढ़ते हैं। टू मेक इफेक्टिव प्रोविजंस फॉर रेगुलेशन ऑफ रिलेशंस बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। ये जो है लैंडलॉर्ड के जो रिलेशनशिप है एंड टेनेंट के, उनको रेगुलेट करने के लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट है उस प्रेमिसेस में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है लॉ बनाया गया है। और इस ये जो एप्लीकेबल है और सिर्फ विद इन द अर्बन एरियाज है। अब सवाल ये होता है कि अगर ये अर्बन एरियाज पे एप्लीकेबल है तो व्हाट अबाउट द रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज के लिए जब हमारा कोई भी ग्रीवेंस होगा इन रेस्पेक्ट ऑफ रेंट, तो उसमें हम ये करते हैं, हम आगे जाके स्टडी करते हैं कि उसमें हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे मैंने सम इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेम्बर अबाउट एसआरपीओ। हु इज द टेनेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेनेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल टेनेंट एंड स्टैट्यूटरी टेनेंट, एंड वाई रेंट एग्रीमेंट लीज एग्रीमेंट इज कंस्टिट्यूट फॉर द 11 मंथ्स इंस्टेड ऑफ 12। इस सबके जो है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इंशाल्लाह क्वेश्चंस के आंसर जो है मैं यहीं पे इसी वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। अच्छा, मैंने एक आपसे बात कही थी, वो ये कि अगर रूरल एरियाज में एप्लीकेबल नहीं है तो वहां क्या होगा। तो रूरल एरियाज में जब भी कभी आपके पास कोई भी डिफॉल्ट आता है, एरियर्स ऑफ रेंट का आता है, या कोई आपके प्रॉपर्टी पे पोजीशन मतलब जो इलीगल पोजीशन में होता है, तो आप क्या कर सकते हैं। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप सूट फॉर पोजीशन, सूट फॉर रिकवरी ऑफ रेंट, और सूट फॉर मीन प्रॉफिट फॉर आउटस्टैंडिंग एरियर्स ऑफ रेंट। तो ये तीनों टाइप के सूट जो है आप जो है उस इस सिचुएशन में, रूरल एरिया में अगर आप हैं तो आप इंस्टीट्यूट कर सकते हैं अंडर ऑर्डर 20 रूल 12। विद इन 3 इयर्स जो है आपको करना होता है, क्योंकि इस पे लिमिटेशन एक जो है उसका 91 आर्टिकल एप्लीकेबल होता है। तो 3 इयर्स के बाद जो है आप रिकवरी ऑफ रेंट के लिए सूट इंस्टीट्यूट करेंगे तो वो एंटरटेन नहीं होगा। अच्छा, आप इसको स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं। सेक्शन 1, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंड। आपको पता है कि शॉर्ट टाइटल में हमें हमेशा नाम ही बताया जाता है कि इस एक्ट का या ऑर्डिनेंस का या ऑर्डर का या जो भी हमारा लॉ है उसका नाम क्या है। इसका नाम है द सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस। कमेंसमेंट इसकी हुई थी जिस दिन ये जो है पास डाउन हुआ था, 21 नवंबर 1979। इसकी जो मतलब इफेक्ट जो है हमारे ऑर्डिनेंस का, वो है रेट्रोस्पेक्टिव। वो किस तरह से, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। अच्छा, एक्सटेंड इसका जो है, इट शैल एक्सटेंड, मैं ये नहीं कहूंगी कि टू द होल ऑफ सिंध, क्योंकि ये पूरी सिंध पे नहीं होता, ओनली इन अर्बन एरियाज होता है। इसके बाद जनरली जो हमारा सेक्शन 2 होता है वो हमारा होता है डेफिनेशंस के हवाले से। जो डेफिनेशंस इसमें हम स्टडी करेंगे वो ऑनवर्ड जो है हमारे पूरे ऑर्डिनेंस पे एप्लीकेबल होती हैं। इन दिस ऑर्डिनेंस अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट, यानी कि टू द कॉन्ट्ररी अगर कुछ है तो अदरवाइज यही जो है डेफिनेशंस कंसीडर की जाएंगी। बिल्डिंग मीन एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ जहाँ पे टुगेदर विद फिटिंग एंड फिक्सचर, उसको हम लैंड कहेंगे, जिसमें हमारे पास गार्डन, गैरेज, आउट हाउस एंड ओपन स्पेस भी शामिल है। इसके अलावा कंट्रोलर कौन है, कंट्रोलर की जो डेफिनेशन है वो प्रोवाइडेड है अंडर सेक्शन 4 के। इसमें जो है जो सेक्शन 2 में हम पढ़ेंगे वो ये है, कंट्रोलर मीन्स अ कंट्रोलर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 4 एंड इंक्लूड्स अ पर्सन वर्किंग एज कंट्रोलर इमीडिएटली बिफोर कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। इस ऑर्डिनेंस के आने से पहले जो भी हमारे पास कंट्रोलर है उसको भी हम कंट्रोलर ही कंसीडर करेंगे। अच्छा, फेयर रेंट जो है मीन्स द रेंट, द फेयर रेंट ऑफ एनी प्रीमिसेस डिटरमिन्ड बाय द कंट्रोलर। हम आगे जाके पढ़ेंगे सेक्शन 8 में कि फेयर रेंट जो है उसके लिए लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट बोथ जो है वो अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट को फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर रेंट्स। उसके कुछ ग्राउंड्स होते हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए हमारे कंट्रोलर जो है वो फेयर रेंट जो है डिटरमिन करते हैं, और फिर वो दोनों जो है अबाइड बाय लॉ हो जाते हैं कि उनको उन्हीं हिसाब से जो है उनके अकॉर्डिंग, के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही रेंट जो है वो पे करना होता है।
एंड रिसीव करना होता है, ठीक है। गवर्नमेंट मींस गवर्नमेंट ऑफ सिंध, क्योंकि ये हमारा सिंध का है, सिंध रेंटेड प्रेमिसेस, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ सिंध है। अच्छा, लैंड, लैंड इसमें ये लिखा हुआ है कि इसमें एग्रीकल्चर जो लैंड है ना, वो या उससे जो पर्टिनेंट करती है वो लैंड इसमें इंक्लूडेड नहीं है, बाकी लैंड जो है इसमें ओपन लैंड इंक्लूडेड है, ठीक है। लैंडलॉर्ड मींस द ओनर ऑफ द प्रेमिसेस एंड इंक्लूड्स अ पर्सन हु इज फॉर द टाइम बीइंग ऑथोराइज्ड, कोई भी ऐसा पर्सन जिसको लैंडलॉर्ड ने ऑथोराइज किया है किराया रिसीव करने के लिए, वो भी हम उसको भी लैंडलॉर्ड ही कंसीडर करेंगे। पर्सनल यूज मीन्स द यूज, पर्सनल यूज का मतलब ये है कि जो लैंडलॉर्ड है उसकी फैमिली में से, यानी कि उसकी जो बिल्कुल इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, लाइक डॉटर, सन एंड वाइफ, वो जब जब जो है पर्सनल यूज की बात आएगी तो इन ये चारों जो हैं, यानी कि सन, डॉटर, वाइफ एंड फॉर हिमसेल्फ, तभी हम उसको पर्सनल यूज कंसीडर करेंगे। प्रीमिसेस मींस एनी बिल्डिंग और लैंड लेट आउट, कोई भी बिल्डिंग या कोई भी लैंड का पीस जो है, एरिया आप जो लेंट आउट करते हैं फॉर द रेंट, बट उसमें होटल इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। रेंट इंक्लूड्स वाटर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड सच अदर चार्जेस विच आर पेएबल बाय द टेनेंट बट आर अनपेड। इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस, वाटर के चार्जेस जो कि अनपेड हों और पेएबल बाय द टेनेंट हो, उसको हम रेंट कहेंगे। इसके बाद टेनेंट मीन्स एनी पर्सन हु अंडरटेक्स और इज बाउंड टू पे। अच्छा, टेनेंट मीन्स एनी पर्सन हु इज अंडरटेक और बाउंड टू पे एज कंसिडरेशन फॉर द पोजीशन और ऑक्यूपेशन। अच्छा, पोजीशन ऑक्यूपेशन का मतलब ये, पोजीशन यानी कि अपने रहाइश के लिए, रहने के लिए, ऑक्यूपेशन यानी कि अगर आप वहां पे कोई इंस्टीट्यूट ओपन कर देते हैं, इसके अलावा कोई आप कोई भी आप छोटा मोटा जो भी आपका कारोबार है, बिजनेस है, उसके लिए आपने उसको ऑक्यूपेशन के लिए अगर आपने अपने पोजीशन में रखा हुआ है, तो भी उसको हम जो है वही कंसीडर करेंगे, और मतलब वो भी हमारा टेनेंट ही होगा, ठीक है। एनी पर्सन हु continues to be in possession or occupation of the premises after the termination of his tenancy, heirs of the tenant in possession or occupation of the premises after the death of the tenant, उन ये सारी जो हमारी कैटेगरीज हैं ये टेनेंट की डेफिनेशन में फॉल करेंगी, ठीक है। इसके बाद अर्बन एरियाज मींस द areas within the jurisdiction of town, municipal committee, municipal corporation and metropolitan कॉर्पोरेशन, जो भी हमारे इन कैटेगरीज में फॉल करेगा वो अर्बन एरिया में, उसको हम अर्बन एरिया ही कंसीडर करेंगे। इसके बाद इसकी एप्लीकेबिलिटी किस तरह से, ये एप्लीकेबल हर उस जगह पे एक्सेप्ट दोज विच आर ओन्ड, और जो है रिक्विजिशन जो है उनकी गवर्नमेंट के पास है, फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास, वो यहाँ से हम जो है उनको एक्साइड कर देंगे, यानी कि जो हमारे एरियाज हैं ओन्ड किए हैं या रिक्वेजिशन डाली हुई है प्रोविंशियल या मतलब फेडरल गवर्नमेंट ने जो उनकी यूज के लिए है एरिया, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, बाकी सारे इसमें जो है ये सब पे एप्लीकेबल होगा। गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी एरिया को एक्सक्लूड या इंक्लूड कर सकती है, इट इज अ डिस्क्रिएशन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, किसी भी नोटिफिकेशन के जरिए। सेक्शन 4 हम पढ़ेंगे कंट्रोलर्स के बारे में। मैं आपको वर्ड बाय वर्ड जो है अगर बताऊंगी तो कुछ लंबा ही हो जाएगा। हमेशा जो हमारा कंट्रोलर होता है वो कोई भी ऐसा पर्सन होता है जो कि सिविल जज होता है और उसके पास 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है, यानी कि हमारे पास जो कंट्रोलर की ज्यूरिसडिक्शन है वो होती है सीनियर सिविल जज के पास। जनरली हमारे पास जो हमारे रेंट कंट्रोलर होते हैं वो हमारे पास जो है हमारे सीनियर सिविल जजेस ही होते हैं, ठीक है, जिनके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होता है एज ए सिविल जज का। इसके बाद हम पढ़ेंगे एग्रीमेंट बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट। ये हमारा एक बहुत ही अहम सेक्शन है इस पूरे जो है हमारे ऑर्डिनेंस के हवाले से, बिकॉज इसमें जो चीजें बताई गई हैं हमें वो शल के साथ बताई गई हैं, यानी कि मैंडेटरी प्रोविजन है, लेकिन आगे जाके हम जब इसको सेक्शन 15 के साथ अगर मर्ज करके क्लब करके स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो मैंडेटरी नहीं है बल्कि डायरेक्टरी है, क्योंकि उनको जो है लॉ मेकर्स ने, लेजिस्लेचर ने हमारे खुद ही, मतलब उन्होंने खुद ही उसको जो है शल के बजाय उसको में कन्वर्ट कर दिया है, और उसको उसकी जो स्टेटस है वो मैंडेटरी के बजाय डायरेक्टरी में कन्वर्ट कर दिया है, और उसकी जो इंटरप्रिटेशन हुई है वो हमारे डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट से हुई है। इंशाल्लाह मैं आपको उसके रिगार्डिंग अपनी आने वाली वीडियोस में आपको मैं केस लॉज भी प्रोवाइडेड कर दूंगी ताकि आपको उसको स्टडी करने में आसानी हो। द एग्रीमेंट बाय विच अ लैंडलॉर्ड लेट्स आउट एनी प्रेमिसेस टू अ टेनेंट शैल बी इन राइटिंग, देखें शैल बी इन राइटिंग, and if such agreement is not compulsorily registerable। अब यहाँ पे लिखा है कि अगर वो registerable नहीं है under any law for the time being in force, it shall be attested by signing by and sealing with the seal of the controller within those jurisdiction the premises is situate or any civil judge or first class magistrate।
यानी कि पहली बात ये है कि आपका जो एग्रीमेंट है वो तो मतलब शैल बी इन राइटिंग होना चाहिए, यानी कि इट्स अ मैंडेट कि वो इन राइटिंग होना चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं कि अगर वो कंपलसरी नहीं है उसकी रजिस्ट्रेशन अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 सेक्शन 17, तो क्या करेंगे? तो वो इट शैल बी अटेस्टेड, इट शैल बी साइंड, इट शैल बी सील्ड बाय द कंट्रोलर और जो है सिविल जज या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट FCM। ये सारी जो हमने अभी इसमें हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी उसमें हमारे पास जितनी भी चीजें थी वो हमारी अकॉर्डिंग वो मैंडेटरी है, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। मैं आगे जाके आपको बताती हूँ कि किस तरह। वेयर एनी एग्रीमेंट by which a landlord lets out any premises to a tenant is compulsorily registerable under any law for the time being in force. A certified copy of the registered deed and where the agreement is not registerable, अगर एग्रीमेंट जो है रजिस्टरेबल नहीं है तो क्या होगा? द ओरिजिनल डीड ड्यूली अटेस्टेड अंडर सबसेक्शन 1, जिस तरह मैंने आपको बताया। अगर तो आपने उसको रजिस्टर्ड करवाया है, ठीक है, अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन एक्ट, तो आप उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी, और अगर नहीं है तो वो ड्यूली अटेस्टेड जो है वो आप कहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे? जब भी आपका कोई इस तरह का ग्रीवांस होगा उसमें आप ये प्रोड्यूस करेंगे। इसको स्टडी कर लेते हैं। शेल बी प्रोड्यूस्ड एंड एक्सेप्टेड इन प्रूफ ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, यानी कि दोनों के पास एक एक कॉपी होगी जो कि उनके रिलेशन को स्टेब्लिश करेगी, ठीक है। आप ये जो है जनरली आपने देखा होगा हमारे यहाँ एक मतलब समझ लें कि कस्टम ही बन चुका है, एक रिवाज बन चुका है कि मोस्टली जो है 12 मंथ का एग्रीमेंट नहीं होता। उसका रीजन ये है कि उसको जो है सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट के एम्बिट से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 11 मंथ्स का जो है एक वो हम ना कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। जनरल लोग तो खैर बनाते भी नहीं है। वो ये है कि आपने कर वर्बल भी जो है एक ओरल आपने एक एग्रीमेंट अगर कर दिया, कंसेंट दे दिया, ओरल आपने अगर असेंट दे दिया उस चीज को लैंडलॉर्ड ने एंड टेनेंट ने, तो वो एक दूसरे के लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के रिलेशनशिप में फॉल कर लेते हैं, ठीक है। और ये एक्सेप्टेबल भी है, कोर्ट्स में भी एक्सेप्टेबल है। ये क्यों है ये आपको पता चलेगा जब आप सेक्शन 15 इस एक्ट का पढ़ेंगे ऑर्डिनेंस का, तब आपको इसका ज्यादा अंदाजा होगा। अच्छा, इसको जो है क्योंकि अगर ये मतलब 12 मंथ्स का बनता है तो 12 मंथ्स में क्या होगा कि आपको अंडर सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, इसकी हम जरा थोड़ी सी वर्डिंग स्टडी कर लेते हैं। लीजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये जो हमारा रेंट एग्रीमेंट होता है बेसिकली ये भी एक किस्म की लीज एग्रीमेंट ही होता है, ठीक है, और 1 ईयर के लिए ही होता है। लीजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर मीन्स 12 मंथ्स, ठीक है, और फॉर एनी टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर या 1 साल से ज्यादा, और रिजर्विंग अ ईयरली रेंट, अगर जो है ईयरली रेंट रिजर्व करता है, रिक्वायर्स कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक्ट ने हम बता दिया कि सेक्शन 17 ने कि अगर आपने 12 मंथ का कोई भी एग्रीमेंट किया हो तो देन इट विल बी कंपलसरी फॉर यू टू रजिस्टर द सेम, ठीक है, आप उसको लाजमी रजिस्टर करवाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन फी पे करनी पड़ेगी। तो दोनों फी से जो है बचने के लिए वो जो है डॉक्यूमेंट 11 मंथ पे लेके जाते हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग in the section shall affect any agreement between the landlord and tenant immediately before coming into the force, अगर इससे पहले कोई भी एग्रीमेंट हुआ है तो ये जो है अपना सेक्शन 5 उस पे असरअंदाज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, सेक्शन 6 जो है इसका ओमिटेड है, और ये जो 11 मंथ का हमारा कॉन्सेप्ट है इसको फर्दर हम अपनी जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि 11 मंथ का ही एग्रीमेंट क्यों होता है। तो हमारे साथ जो है आप कनेक्टेड रहिए, इंशाल्लाह हम अपनी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है इस वीडियो की एंड में कमेंट कर सकते हैं, अपनी क्यूरी आप बता सकते हैं, इंशाल्लाह हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।